लोग इतिहास में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बाबर के बारे में बताया था कि बाबर जो है मुग़ल काल का भारत में संस्थापक था। बाबर का उदय कैसे हुआ, वो आगे कैसे उसने भारत में एंट्री की और उसके बाद कैसे उसने 3-4 जो युद्ध लड़े वो युद्ध जीता उसने और फिर भारत में अपनी मुग़ल काल की सत्ता कायम की। तो बाबर को, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बाबर के जो मुख्य पुत्र थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, और उसका हुमायूं का एक चचेरा भाई कौन था, अस्करी मिर्ज़ा, तो सुलेमान मिर्ज़ा। तो बाबर जो है शुरू में ही चाहता था कि जो उसके सभी पुत्र हैं उनके बीच में कभी राज्य को लेकर के झगड़ा ना हो। तो उसने क्या किया था कि हुमायूं से विशेष रूप से बोला था कि तुम्हें अपने भाइयों को साथ में लेकर के चलना है। तो उसी के इच्छा अनुसार बाद में जब हुमायूं शासक बना बाबर की मृत्यु के बाद, तो उसने सभी को एक एक प्रदेश जो है अपना दे दिया। जब बाबर के समय जो हुमायूं था वो बदख्शां का सूबेदार था, तो उसने जो सुलेमान मिर्ज़ा इसका था, जो चचेरा भाई कह सकते हैं आप, तो उसको इसने क्या कर दिया था, बदख्शां प्रदेश दिया था। बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच में अपने अपने संभल और काबुल के जो क्षेत्र थे वो उन क्षेत्रों को आपस में बांट दिया, ताकि बाद में उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध इनके बीच में न हो। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी माता का नाम माहम बेगम था। देखिए, पुराने जो सुल्तान होते थे या शासक होते थे उनकी जो है कई बीवियां होती थीं, उनके बच्चे भी कई होते थे। तो उसमें जो मुख्य बीवी एक ही होती थी और उसी का जो लड़का होता था वो शासन करता था। मैक्सिमम ऐसा ही हुआ है। तो माहम बेगम जो है इसकी माता थी हुमायूं की। इसका जन्म जो है काबुल में 1508 ईस्वी में हुआ था। हालांकि जन्म वगैरह के बारे में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसने जो है भाइयों को अपना राज्य दे दिया ताकि इसके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध न हो। बाबर जो है उसने बाबर के बाद जब हुमायूं ने शासन शुरू कर दिया, तो हुमायूं के समय जो मुख्य युद्ध जो बहुत ही याद करने वाली बात है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एक चौसा का युद्ध और दूसरा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, पहला है चौसा और दूसरा है कन्नौज या बिलग्राम। ये दोनों युद्ध एक ही शासक के खिलाफ हुए हैं जो कि बिहार का शासक था। कौन था? जिसे हम इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी का जो एक उपनाम भी था जो कि शेर खां था। अब ये शेर खां नाम इसलिए पड़ा, नाम से स्पष्ट है शेर। तो जो बिहार का शासक था शेरशाह सूरी के पहले, नुहानी, तो नुहानी ने जो है उस समय जो उसके साथ काम करता था शेरशाह सूरी, तो उसने एक शेर को, कहा जाता है कि एक शेर को एक ही तलवार के वार से, तलवार की एक ही वार से उसको घायल कर दिया, मार दिया था। तो तभी से उसने नाम रख दिया शेर खां। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और इसी कारण से आप ऊपर देखेंगे तो हुमायूं का जो शासनकाल लिखा है 1530 से 1540 ईस्वी, उसके बाद फिर से लिखा है 1555 से 1556 ईस्वी। बीच का जो 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी का गैप है, उस गैप में दिल्ली की तख्त पर कोई और शासन कर रहा था और कोई और नहीं बल्कि वो शेरशाह सूरी ही था। तो उसने 1540 ईस्वी में हराया था हुमायूं को और उसने शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो शेरशाह सूरी के बारे में हुमायूं के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। जब हुमायूं जो है यहाँ पे 1540 ईस्वी में पूरी तरीके से हार गया, तो उसने फिर भाग करके अमरकोट के जो शासक थे वीर शाह, उसके यहाँ शरण ली इसने सबसे पहले। वैसे इसको कोई शरण देने को तैयार नहीं था, लेकिन अमरकोट का जो शासक था वीर शाह, उसने अपने यहाँ शरण दी और यहीं पर उसने अपनी पत्नी हमीदा को, जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसको छोड़ करके वो ईरान चला गया। ईरान में शाह होते हैं, जो ईरान का राजा होता है उसे शाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये ईरान के शाह के पास चला गया, उसकी मित्रता थी तो वहाँ पे वो चला गया। तो यहीं पे वीर शाह के नगर में ही या उसके किले में ही हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। अकबर को छोड़ करके 1540 ईस्वी में वो कहाँ चला गया? 1540 ईस्वी में तो युद्ध हुआ था, 1542 ईस्वी में वो छोड़ करके ईरान के शाह के पास चला गया और यहीं पर जो अमरकोट था वहीं पर के हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया था।
उसके बाद फिर जो है वहाँ से ईरान के शाह से जो है इसने कुछ शिक्षाएं ली। उसी के प्रभाव में आकर के पहले ये सुन्नी था तो उसने शिया धर्म अपना लिया, और वहीं से सहायता लेकर के बाद में जब शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक शासन किया उसने, उसके बाद फिर उसका पुत्र इस्लाम शाह आया। ऐसे करके 6-7 सूरी शासक हुए, सूरी वंश पूरा चला, सूरी वंश चला पूरा। तो टोटल 6 शासक हुए और 7वां शासक बाद में हराया गया, तो नॉर्मली 6 शासक हुए। तो जो छठा शासक था अपना सिकंदर सूर, उसे जो है मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें इस हुमायूं ने उसको हराया 1555 ईस्वी में। और मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों अलग अलग युद्ध हैं, और दोनों 1555 में ही लड़े गए थे, 2-3 महीने के गैप में। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये अलग अलग हैं। मच्छीवाड़ा अलग युद्ध हुआ था और सरहिंद अलग युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध चूँकि 1555 ईस्वी में हुए थे, इसलिए एक ही साथ लिखा गया है। तो ये 1-2-3 महीने के अंतर में ही हुए थे, और इस तरह से दोनों युद्धों में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? हुमायूं ने। और वापस से 1555 ईस्वी में अपनी सत्ता कायम कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि हुमायूं का पूरा जीवन जो है वो लड़खड़ाते हुए व्यतीत होता रहा। मतलब आपको, मतलब ये कहानी अगर बताई जाए, हालांकि वो पढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बात आपको बता देते हैं कि भले ही इसने अपने भाइयों में अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पैसे की भूख कभी मिटती नहीं है। तो इसके भाइयों से इसका युद्ध लगातार होता रहा, कामरान अस्करी से इसका युद्ध होता रहा, यहाँ तक कि इसके एक भाई ने अकबर जो था उसको भी मतलब अगवा कह सकते हैं, किडनैप कह सकते हैं, कर लिया था जब ईरान के शाह के पास हुमायूं गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसका पालन पोषण भी किया था, लेकिन उसको अपने अंडर में कर लिया था। तो ऐसे करके खींचतान होती रही, और शेरशाह सूरी से हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इसके भाइयों के बीच में बनती नहीं थी, और इनके भाई ही विद्रोह करते रहते थे बीच में हुमायूं के। तो ये यहाँ आगरा से लेकर के और पश्चिम बंगाल से लेकर के और फिर दिल्ली, ऐसे ये ट्रेवल करता रहता था। इस कारण से इसके भाइयों के बीच में नहीं बनती थी, और फिर शेरशाह सूरी ने इसका फ़ायदा उठाया था। जबकि शुरू में आपको ध्यान होगा तो शुरू में 1532-33 में जो युद्ध हुए थे उसमें शेरशाह सूरी को इसने हराया था, हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था और उससे मित्रता कर ली थी। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र को हुमायूं के दरबार में भी भेजा था। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बुक्स और अन्य बुक्स में जहाँ पे डिटेल स्टडी करने के लिए दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हमने उसका समावेश नहीं किया। बस आपको एक नॉलेज की तरह हम बता रहे हैं। तो ये सारी घटनाएँ हुई थी। तो इन घटनाओं के कारण क्या हुआ कि हुमायूं यहाँ से वहाँ भागता रहा और अपने साम्राज्य को बचाता रहा, लेकिन फाइनली 1539 ईस्वी में वो अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाया, और फिर 40 ईस्वी में अपने साम्राज्य को खो दिया। लेकिन वापस इसने दृढ़ निश्चय करके 1555 में से साम्राज्य गठित कर लिया। तो इसलिए लेनपुल नाम का एक विद्वान होता है, लेनपुल। तो लेनपुल इसलिए कहता है कि हुमायूं जो है अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ा करके ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु कैसे हुई हुमायूं की? तो उसने दीनपनाह नाम का एक नगर बसाया था। ठीक है, और जो कि एक अच्छा नगर था, मतलब उसने, इसका नाम आता है कि दीनपनाह नामक नगर कौन से बसाया था। साथ ही इसने दीनपनाह नाम का एक किला भी बनवाया था, जो कि प्रेजेंट में जो पुराना किला है दिल्ली में, उसी को कहते हैं, मतलब दीनपनाह कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो दीनपनाह और पुराना किला दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नाम से विख्यात हैं। तो उसी में इसका पुस्तकालय था, शेर मंडल नाम का पुस्तकालय था। तो उसी के फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियाँ जो बनी थी वो उतर रहा था, तो वहीं से यह लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। तो इसकी मृत्यु होगी 1556 ईस्वी में। और फिर वहीं से गिरने के कारण फिर वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। और उसके मकबरे के बारे में जानने वाली बात यह है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसके मकबरे को शामिल किया गया है। उसका मुख्य कारण ये था कि उसका मकबरा उस समय जिस तरह से बनाया गया था वो बहुत ही अच्छी शैली में बनाया गया था। बाद में उसने ताजमहल वगैरह का मार्ग प्रशस्त किया था, मतलब ताजमहल का अग्रगामी भी कह सकते हैं आप उस मकबरे को। ठीक है, इसी में जो चारबाग शैली थी, चारबाग शैली का प्रयोग सबसे पहले इसी मकबरे में हुआ था, जो कि ताजमहल में चारबाग शैली दिखती है। ठीक है, और लाल पत्थर का इतने व्यापक स्तर पर प्रयोग इसकी विशेषता है। तो ये थोड़ी सी हमने मकबरे के बारे में बताई, इसी कारण से ये मकबरा प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चारबाग जो शैली हमारी है वो ताजमहल में देखने को मिलती है। हुमायूं जो है ईरान जब गया था
तो उसने वहाँ से मुख्य 2 चित्रकार ले आया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और इन दोनों चित्रकारों ने यहाँ पर हमजनामा या दास्तान अमीर हमजा की रचना की थी। दास्तान अमीर हमजा किसके ऊपर है? वो हमजा जो थे, हमजा हमजा को इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस्लाम धर्म में, ठीक है। तो इसलिए उनके ऊपर जो है ये लिखा गया था या चित्र बनाया गया था, हमजनामा या दस्तान अमीर हमजा। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। हुमायूं जो है ज्योतिषी पर बहुत विश्वास करता था, और चूंकि आप जानते हैं कि जो हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं वो अलग अलग देवताओं के होते हैं, और उन देवताओं को अलग अलग कलर के कपड़े मतलब चढ़ाए जाते हैं, उनको पसंद है, ऐसा माना जाता है। तो उस समय भी ये प्रथा थी। तो हुमायूं जो है इसी कारण से ज्योतिषी पर विश्वास करने के कारण, ग्रहों पर विश्वास करने के कारण, प्रत्येक जो सप्ताह के 7 दिन थे वो सभी 7 दिन में अलग अलग कपड़े पहन करके दरबार में जाता था, और साथ ही दरबारियों से भी उसने कह दिया था कि आपको भी अलग अलग कपड़े पहनने हैं। निजामुद्दीन शक्का जो एक भिस्ती था इसके समय, उसको जो है एक दिन का बादशाह बनाया किसने? हुमायूं ने, क्योंकि इसने ही 1540 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी ने युद्ध जीता था, कन्नौज का युद्ध, तो उसने क्या किया था? उसको बचाया था, भिस्ती ने उसको बचाया था। तो इस कारण से उसने निजामुद्दीन शक्का को एक दिन का बादशाह बनाया था, ठीक है। उसने चमड़े के सिक्के वगैरह चलाए थे। किसने? निजामुद्दीन शक्का ने। बहादुर शाह सेकंड जो कि गुजरात का शासक था, इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। आपको याद है राखी भेज करके, राखी जब मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो उसमें इस कहानी का बार बार जिक्र होता है। तो रानी कर्णवती ने एक राखी भेज करके या धागा भेज करके हुमायूं से सहायता मांगी थी, और हुमायूं सहायता करने पहुंचा भी था, लेकिन देर हो गई थी। कर्णवती ने तब तक जौहर कर लिया था, मतलब कर्णवती को बचा नहीं पाया, लेकिन उसके साम्राज्य को उसने बचा दिया। जो हुमायूं के बारे में जो उसकी जीवनी कह सकते हैं, तो जो किताब लिखी गई है उसे हुमायूंनामा नाम दिया गया, और यह गुलबदन बेगम जो कि इसकी बहन थी उसने लिखा था। हुमायूं के बारे में लेन पुल का कथन आप लोगों को बताई दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कुछ विद्वानों ने, आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक वाले, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसके बारे में कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे शानदार शासक था, मतलब सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन उसके जो मतलब उसके भाग्य कह लो आप खराब थी। इस कारण से जो भी फैसले वो लेता था वो फैसले होते अच्छे थे, लेकिन वो बुरे बन जाते थे। तो उसके बारे में विद्वानों ने कह दिया है कि आखिरकार उसकी मृत्यु पर ऐसा कह दिया कि आखिरकार जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से छुट्टी मिल गई। ऐसे करके तो विद्वानों में कथन होते रहते हैं, कहीं कहीं कथन कभी कभी पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान देना है। तो ये हुमायूं के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने बता दी, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इसमें छूटी होगी। अब अगला जो थोड़ा सा इसमें बीच का जो शासनकाल है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी का, जो कि सूर साम्राज्य का शासन था, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया था, और जो सूर साम्राज्य था वो 1540 से लेकर के 1556 ईस्वी तक चला। अब आप सोचेंगे कि 1556 ईस्वी का क्या चक्कर है, तो देखिए सीधा सा मतलब ये है कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया था, जबकि इसका अंतिम शासक जो है सूर साम्राज्य का अंतिम शासक वो आदिल शाह सूरी है, और आदिल शाह सूरी को अकबर ने हराया था। तो इसलिए हमने कहा कि सूर साम्राज्य 1556 ईस्वी तक चलता रहा, भले ही उसका साम्राज्य दिल्ली से खत्म हो गया था। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, इसको आप ध्यान दें। संस्थापक कौन था? शेरशाह था, और अंतिम शासक आदिल शाह सूरी, जबकि हुमायूं ने किसको हराया था? सिकंदर सूर को, ठीक है। ये जो शेरशाह सूरी जो पिता थे, ये जो है जो बिहार का शासक था उसके साथ काम करते थे, उसके साथ उसके यहाँ सूबेदार थे, ठीक है। शेरशाह जो लोग अफगान से आए थे, ये अफगानी लोग थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, और इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम अफगान साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत के समय जो लोधी साम्राज्य था वो था। तो उसके बाद फिर जो द्वितीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है उसे किसको कहते हैं? हम उसको कहते हैं शेरशाह सूरी को। शेर खां की उपाधि हमने पहले ही बताया आपको कि अफगान का जो शासक था बहार खान ऊहानी, उसने जो है इसको शेर खां की उपाधि दी थी। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपना राजाभिषेक दिल्ली में करवाया था।
आगे जो है इसके बारे में हम ध्यान दें कि तो एक सामेल का युद्ध हुआ था। तो 1544 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था। मारवाड़ के शासक मालदेव को इसने पराजित किया था और राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। अब इस युद्ध के बारे में हमने लिखा नहीं है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये इतना भयंकर युद्ध था और इतना दिन तक चला और इतना कठिन युद्ध था कि इसके बारे में शेरशाह ने एक बात कही थी कि हमने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो दिया होता। मतलब ये युद्ध शेरशाह सूरी हारने वाला था, लास्ट में जाकर के युद्ध जीत गया बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए उसने बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अब पूरा हिंदुस्तान खो दिया होता। 1545 ईस्वी में इसने जो है कलिंजर का किला जीतने के लिए कीरत सिंह पर आक्रमण कर दिया और वहीं पर ये उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र था, तोप थी, उसको चला रहा था, लेकिन उसी में विस्फोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और इसी काम की वजह से अकबर का अग्रगामी इसे कहते हैं। अग्रगामी का मतलब होता है कि पहले की पृष्ठभूमि तैयार कर दी किसने, शेरशाह सूरी ने, और उसी को जो है उसी के डर्रे पर, उसी के आगे पथ पर चलते हुए अकबर ने साम्राज्य का अच्छा गठन किया और अच्छी तरीके से साम्राज्य चलाया। चाहे नहरों का निर्माण हो, चाहे सरायों का निर्माण हो, चाहे टकसालों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, हर क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने अपना काम किया था। इसका उत्तराधिकारी कई बार पिछली बार MPPSC में प्रश्न पूछा गया था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका आंसर है इस्लाम शाह। GT रोड की मरम्मत करवाई थी शेरशाह ने, ये ध्यान देने वाली बात है। GT रोड तो बहुत पहले से, मौर्य के साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य के समय से GT रोड है, लेकिन उसकी मरम्मत जो है इसने करवाई और अच्छे से मरम्मत करवाई और साथ ही 2-3 और सड़कें बनवाई, इसलिए इसका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया था। इसने सरायों का निर्माण कराया, लगभग 1700 सराएँ बनाई इसने। ऐसा प्रश्न का एक आध बार पूछा गया था कि कितने सराएँ लगभग बनवाई थी, तो लगभग 1700 सराएँ बनवाई थी। इन सरायों का काम, कई काम थे। पहला काम तो वही था ठहरने के लिए, दूसरा काम संचार व्यवस्था के लिए भी इनका यूज किया जाता था। मतलब एक दूसरे के बीच में संचार आदान प्रदान करने के लिए डाक चौकी के रूप में इन सरायों का प्रयोग होता था। साथ ही सरायों में जो यात्री थे उनके रहने के लिए, उनके घोड़े यानी उनके जो जानवर होते थे, साथ में उनके चारे की व्यवस्था, साथ ही हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग से उनके तरीके से खाना और सब व्यवस्थाएं की गई थी। इतनी अच्छी सराएं बनाई गई थी और सराएं इतनी सुदृढ़ बनाई गई थी कि आज भी उनके अवशेष मिलते हैं और अच्छी कंडीशन में आज भी सराएं मिलती हैं। तो इसलिए लगाया जाता है अनुमान कि कितनी अच्छी प्रकार की सराएं इसने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने जो है 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, जिस चांदी का जो सिक्का चलाया उसे हम रुपया कहते थे, और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया, जिसे हम आज के समय पैसे से तुलना कर सकते हैं। उस समय पैसा था और रुपया था चांदी। अगर यूनिट की बात करें तो 1 ग्राम में 15 ग्रेन, 15 दशमलव कुछ होते हैं, तो हम नॉर्मली मोटी मोटा समझ लो कि 1 ग्राम जो प्रेजेंट का है उसमें 15 ग्रेन होता है। और 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलवाया था उसने, और 380 ग्रेन का तांबे का जो सिक्का चलाया था उसका नाम दाम था। उसकी तुलना हम पैसे से करते हैं। इसने क्या किया था, पूरे साम्राज्य को 47 भागों में बांट दिया था ताकि अच्छे से साम्राज्य किया जा सके। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि इसने क्या किया कि साम्राज्य का जो टोटल शासन था वो अपने हाथ में, मतलब केंद्रीकृत शासन था, अपने एकल शासन किया उसने, अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था। इसके अच्छाइयाँ भी थीं, इसके बुरे परिणाम भी थे। अच्छाइयाँ ये थी कि ये चाहता था कि किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार हमारे शासन में न हो, तो ये किसी और पे विश्वास नहीं करता था। वो क्या करता था, अपने अंडर में लेकर के अपने ऊपर सब कुछ रखता था। अब देखिए क्या होता था कि उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि उसके इतने कानून कड़े थे शेरशाह से कि अगर एक बुढ़िया, ऐसा ही लिखा हुआ है बुक में कि अगर एक बुढ़िया, जर्जर बुढ़िया, सोने के सिक्के और सोने के जेवर पहने हुए भी लड़खड़ाते हुए सड़क पे जा रही है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे लूटपाट कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ा काम इसने किया था कि जो उस क्षेत्र का इनका रक्षक होता था, जो सिपाही होता था, अगर, या जो सरपंच होता था, अगर उस क्षेत्र में कोई भी लूटपाट होती थी तो उसका जिम्मेदार उसे माना जाता था। इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, देखते रहते थे कि कोई गड़बड़ ना हो। तो इसलिए यहाँ तक कि मतलब अगर कुछ भी भ्रष्टाचार किया तो आपको तुरंत सजा दी जाती थी। ऐसे कड़े कानून शेरशाह सूरी ने बनवा रखे थे, इसलिए आदमी बहुत डरता था। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि चूंकि शेरशाह तो एक बहुत ही सक्षम शासक था, तो उसने अपने शासन अपने हाथ में रख के शासन किया। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और उसके पुत्र आए, वो उतने अच्छे नहीं साबित हुए। इस कारण से क्या हो गया कि ज़्यादा विद्रोह होने लगे और विद्रोहों के कारण फिर धीरे धीरे इनका साम्राज्य बिखर गया। तो आप ये कह सकते हैं
कि साम्राज्य बिखरने के पीछे, सूर साम्राज्य जो इतने कम समय तक चला, उसके बिखरने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इसने केंद्रीकृत शासन अपनाई, मतलब पूरा शासन अपने हाथ में रख लिया। जो 47 भागों में इसने बांटा था, तो उसने सिकदार या सिकदारान या फौजदार के जिम्मे वो 47 भाग रख दिया था इसने, ठीक है। उसे हम सरकार कहते हैं। प्रश्न आ चुका है कि जो सरकार क्या होता है, सरकार के नीचे की इकाई क्या कहते हैं। तो सरकार जो इकाई थी वो 47 भागों में बांट दिया गया था, वो इकाई सरकार थी। उसका जो शासन किसके हाथ में था, सिकदारान के या फौजदार के जिम्मे था। सरकार के नीचे परगना होता था, जो परगना जो है सिकदार चलाया करता था। ये उनके अधिकारियों के नाम हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। शेरशाह सूरी के पतन के कारण आप लोगों को बता ही दिया। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था अपनाई, नए प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई। अब देखिए क्या होता था कि पहले जितने भी शासन होते थे, ये किसानों को मतलब बहुत ज़्यादा लूटा जाया करता था। तो शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि किसान हमारे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर हम उनसे ही चूसेंगे, उनको ही लूटेंगे, तो फिर हमारा साम्राज्य आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो उसने किसानों की भलाई के लिए नए नए प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई। तो इसलिए भी इसका अग्रगामी कहते हैं अकबर का, क्योंकि अकबर ने बाद में उन व्यवस्थाओं को और अच्छे तरीके से टोडरमल वगैरह के साथ मिल करके अच्छे से उन व्यवस्थाओं को चलाया। तो इसने क्या किया था कि फसलों को पर लगान लगाने के लिए उसने एक उसकी सूची बनवा दी, जिसे रे कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, रे क्या था सूर साम्राज्य के अंदर, रे किसे कहते हैं। तो रे जो थी वो क्या थी, विभिन्न फसलों में राज्य का कितना हो, हिस्सा कितना हो, उसकी एक सूची थी जिसे हम रे कहते हैं। और राज्य का हिस्सा 1/3 होता था, ठीक है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत इसने की, मतलब जो शासन करते समय जो किसान थे उनको जो है पट्टा करवा के दिया जाता था, मतलब उनके नाम जमीन कर दी जाती थी। पट्टा व्यवस्था आज भी चलती है। जो गरीब या फिर जो बीपीएल परिवार के लोग होते हैं, सरकार उनको पट्टा देती है, मतलब ज़मीन देती है, ठीक है। पुराने किले में इसने किला कोहिना नाम की मस्जिद बनवाई थी। रोहतासगढ़ का किला इसने बनवाया। भूमि मात के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का इसने प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेरशाह के समकालीन था। उसने किसने, शेरशाह ने अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, सासाराम में बनवाया था, जो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। सासाराम का मकबरा जो है वो झील के अंदर बना हुआ है। झील जो है, ये झील हो गई पूरी, और झील में एक ऊंचा टीला है यहाँ पे, उस टीले पर इसका मकबरा बनाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका मकबरा। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इसका मकबरा कहाँ पर है। तो इस तरह से जो मुख्य बातें थी हमने शेरशाह सूरी के बारे में समझ लिया। अब देखिए इसके बारे एक बात के जो इस्लाम शाह हो गए और आगे भी सिकंदर सूर वगैरह, आदिल शाह सूर वगैरह, इनके बारे में ज़्यादा जानने वाली बातें कुछ नहीं है। इसमें बस केवल शेरशाह महत्वपूर्ण है, उसका उत्तराधिकारी कौन था ये जानना महत्वपूर्ण है, इस्लाम शाह। उसके बाद इसका अंतिम शासक जिसे हुमायूं ने हराया वो था सिकंदर सूर। और जो अंतिम शासक जो कि पूरा सूर साम्राज्य का अंतिम शासक था वो कौन था, वो था आदिल शाह, जिसे किसने हराया था, अकबर ने हराया था। और ये बस इतनी बातें जानने लायक हैं। इस तरह से हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, शेरशाह के बारे में पढ़ लिया। आगे हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, इन सब के बारे में बस हैं, 1-2 और वीडियो आएंगी। तो आप लोगों को मुग़ल काल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और उनका आप निश्चित रूप से लाभ उठाएं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।